आपको देखिए कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जब भी कानून की बात हो ना तो गहरी बात कीजिएगा, हल्की बात मत कीजिएगा। लोग बहुत बोलते हैं कैसी पुलिस है, कैसा कानून है, इतना टाइम लगाते हैं, कसाब को बिरयानी खिला रहे थे, ये वो, तुरंत मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर दो तुरंत। एक अप्रोच ही होती है। एक कानून की दुनिया में एक ना आदर्श वाक्य चलता है जिसको बोलते हैं एक्सियोम चलता है। और वो एक्सियोम का मतलब है एक मूल वाक्य है जिसके बेस पर सब चीजें बनाई जाएंगी। सबसे मूल सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति था, यहूदी दार्शनिक था, मोजेस मेमोनाइड्स कहते हैं उस व्यक्ति को। शायद आपने इसका नाम कभी सुना हो, नहीं सुना तो इसका वाक्य तो सुना ही होगा जो मैं बोलूंगा आपके सामने अभी। इनका वाक्य है, कई लोग बोलते हैं पर इनके नाम से उस वाक्य को जानते हैं। वो वाक्य ये है कि 1000 अपराधी बेशक छूट जाएं, आगे क्या है? हाँ वही, एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक कानून की समस्या पता है क्या है? आप कितनी भी कोशिश करेंगे, कई अपराधी इतने चालाक हैं कि छूट जाते हैं, कई बेकसूर ऐसे कि फंस जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति की एक भी बेकसूर को सजा ना हो और एक भी अपराधी ना बचे। हम तो ये चाहते हैं, पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हम दो में से एक तरीका लेके चल सकते हैं। पहला, एक्स ने वाई की शिकायत की कि इसने मुझे मारा, ठीक। जज क्या करेगा? जज कहेगा कि भाई मैं न्यूट्रल होके चलूंगा, फिर तो फैसला हो ही नहीं पाएगा कई बार। तो मैं एक चीज प्रिजम्पशन लेके चलूंगा। प्रिजम्पशन का मतलब है कि जज की पूर्व मान्यता क्या है, पहले से क्या मान के चल रहा है। इसको बोलते हैं कानून की भाषा में प्रिजम्पशन, पूर्व मान्यता। तो हमारा लीगल सिस्टम हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, इंग्लैंड का हो, दुनिया के किसी भी सभ्य देश का हो, वो सब मानते हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि जो शिकायत है वो झूठी है, जिसके खिलाफ शिकायत है वो बेकसूर है। हाँ, अगर साबित हो गया तो अपराधी मान लेंगे। जब तक साबित नहीं होगा तब तक इसको अपराधी नहीं मानेंगे, बेगुनाह मानेंगे। अब इससे क्या है, शिकायत करने वाले को साबित करना पड़ेगा, साबित नहीं हो पाए तो छूट जाएगा। इससे बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि शिकायत हुई और जज ने कहा हम मान के चल रहे हैं कि अपराध किया है भाई तूने, क्योंकि शिकायत की इन्होंने, तू साबित कर दे कि अपराध नहीं किया तो ठीक, वरना टांग देंगे। इससे क्या होगा, अपराधी एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन बहुत सारे बेकसूर भी टंग जाएंगे। तीसरा रास्ता है नहीं। तो भारत की सरकार, भारत की कानून व्यवस्था क्या करती है, सामान्य मामलों में ये मान के चलती है कि जब तक अपराध साबित ना हो तब तक बेगुनाह है, साबित होगा तो सजा देंगे। महिलाओं के मामले में, वंचित वर्गों के मामले में थोड़ा सा लिबरल है कि अगर इसने शिकायत की है तो कुछ हद तक मान लेते हैं कि शिकायत सही होगी, लेकिन फिर भी स्कोप मिल जाता है कि हाँ साबित करें दोनों पक्ष। आप इसको चेंज करना चाहेंगे या ये तरीका ठीक है? मतलब जब तक साबित ना हो तब तक बेगुनाह मानना ठीक है या गलत है? खुद को रख के देखना वहां पर कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी कुछ भी, कि कल रात को ये सड़क पर तलवार लेके घूम रहा था और मैं पास से निकला से मेरी उंगली काट दी, और दिखाई उंगली कटी हुई है, कहीं और कटी हो क्या पता, आरोप लगा दिया। अब पुलिस कह रही है भैया अब तो तुम 5 साल के लिए जेल गए, या तो साबित करो तलवार से तुमने नहीं मारा। अब क्या, मैं कैसे साबित करूं, मैं सो रहा था उस समय। ना ना, साबित करो वरना जेल जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, भाई तूने शिकायत की है, तू साबित कर पहले, साबित करेगा तो जेल भेजेंगे, वरना हम इसको बेगुनाह मानेंगे। क्या तरीका ठीक है इनमें से? जब तक साबित ना हो बेगुनाह मानेंगे। इसी बेस पर वो सिद्धांत बनता है कि 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए कानून की दुनिया में हम किसी भी अभियुक्त के मामले में ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो दोषी नहीं है। हाँ, साबित हो गया तो दोषी होगा और सजा भी मिलेगी, लेकिन साबित होना जरूरी है। अब हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये संकट था, और वो संकट होता ही, जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के नाम से कहानी सुनाई, अगर पुलिस साबित करने पे आ जाए तो साबित तो हो ही जाता है। तो हमारी कानून व्यवस्था ने, जो कि उस समय हमारे संविधान की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 1935 के एक्ट में थी, इंग्लैंड के सिस्टम में थी,
आईपीसी हमारा, सीआरपीसी हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा, ये सब उस समय की अंग्रेज शासकों ने बनाया जो इंग्लैंड के सिस्टम से मिलता जुलता था। जगह जगह इस बात की सावधानी रखी गई कि कहीं पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर ना कर दे अपने अपराध मानने के लिए जो उन्होंने किए भी ना हो, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमारे संविधान में, संविधान क्या है? संविधान का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी कानून जिस पर देश चलता है। बाकी भी कानून है, पर बाकी कानून उसके नीचे है, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कानून होता है उसको बोलते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 20 और उसका जो तीसरा भाग है 20 क्लॉज 3 जिसको बोलते हैं, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है जिसका हिंदी सरल भाषा में भाव ये है कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है, एक्यूज है, तो उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। Someone accused for any crime shall not be compelled to be a witness against himself. आप पर कोई आरोप लगा दिया किसी ने, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किस पे नहीं लगते आरोप। अब पुलिस ने कहा भाई तेरे ऊपर आरोप है चोरी का, इधर आ, तूने की है? आपने कहा नहीं। अच्छा, साइड वाले कमरे में चल। और वहां लाठी भाला तोप लेके आ गए, मार मार के अंत में आदमी को लगता है यार चोरी मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो जान से मार देगा। हमने कहा हाँ मैंने चोरी की, मैंने चोरी की। बोले भाई हम तो पहले कह रहे थे, चल लिख के दे मैंने चोरी की। मैंने कहा मैंने चोरी की है। अदालत में देखा है, हाँ जी इसने चोरी की है, वो लिख के दे रहा है, बोल भी रहा है, रिकॉर्डिंग में है इसकी पूरे से। जज ने कहा अच्छा तुमने चोरी की है? आप कह रहे हैं हाँ जी मैंने चोरी की है, तो जाओ फिर 1 साल के लिए जेल में। हो गया फैसला, केस बंद, पुलिस इफेक्टिव है, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। पर ऐसी व्यवस्था तो हम में से कोई नहीं चाहता। तो संविधान ने लिख दिया भाई कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप कहेंगे बताओ तुमने किया है नहीं, वो कहेगा नहीं पता, नहीं बोलूंगा, मैं अपने खिलाफ नहीं बोलूंगा किसी भी हाल में, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, नहीं बोलूंगा। और ये राइट दुनिया के हर सभ्य देश में है, केवल हमारे देश में नहीं, हर सभ्य देश में। फिर इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक कानून होता है सीआरपीसी, पता नहीं इसका नाम आप जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में लिखा है कौन सा काम अपराध है, कितनी सजा होगी, सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। सीआरपीसी का मतलब है कि आपराधिक मामलों में अदालत में कार्यवाही कैसे चलेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर के बारे में है। जब भी गवाही होती है ना, या तो होती है सेक्शन 161 में या होती है सेक्शन 164 में। जब पुलिस गवाही लेती है तो 161 में लेती है, और जज जो गवाही लेता है वो 164 में होता है, जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या एडिशनल मजिस्ट्रेट हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस ने आपसे क्या कहलवा लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। पुलिस ने आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में, कहा मारूंगा कस के, बोल तूने चोरी की है, कुछ डरना नहीं है, बोलेंगे हाँ मैंने चोरी की है, लिख देता हूं मैंने चोरी की है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1% वैल्यू उसकी नहीं। गवाही की वैल्यू केवल तब है जब वो सेक्शन 164 के तहत हुई हो, और 164 के तहत गवाही जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, और मजिस्ट्रेट यानी कि जज, जो क्रिमिनल मामले में जज होता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और वो आपको सबसे पहले बोलेगा कि देखिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका मन न करे। कन्फेशन का मतलब आपने इकबालिया बयान की, हाँ मैंने जुर्म किया है। वो साफ साफ बोलेगा कि कानून व्यवस्था के तहत आप कन्फेशन करने के लिए मजबूर नहीं है, ये आपकी चॉइस का मामला है। हाँ मेरे सामने आप कन्फेशन करेंगे तो ये एक सबूत बन जाएगा आपके खिलाफ, आप नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस है, हम बाध्य नहीं कर सकते आपको। और फिर वो गवाही लेगा, पूरी गवाही नोट करेगा, नोट करने के बाद उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाएगा कि भाई ये नोट किया है, सुन लो, ठीक है? वो कहेगा हाँ ठीक है, तब साइन करेगा वो व्यक्ति खुद भी, और जज भी साइन करेगा उस पर। और मजिस्ट्रेट साइन करने से पहले एक पैराग्राफ लिखना होता है कि सारे नियम समझा दिए गए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति ने दबाव में आकर यह बयान नहीं दिया है, यह भी लिखना पड़ता है, तब होती है गवाही सेक्शन 164 में सही। और इसी कानून के सेक्शन 281 में ठीक से बताया गया कि गवाही की नोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी, तो इन दोनों को मिला के काम किया जाता है। 161 में क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जो आईओ है, आईओ क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट करता है उस मामले को, उसको अधिकार है कि वो किसी को बुला सकता है।
तो 161(1) में कहा गया कि पुलिस का अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है, उसकी मतलब बातचीत कर सकता है, विटनेस ले सकता है, जो उसके हिसाब से उस केस के बारे में जानकारी रखता है। उसको अधिकार है पुलिस वाले को। 161(2) जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 161 का जो पार्ट 2 है, उसकी भाषा पता क्या है कि पुलिस का अधिकारी उस व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकता है और उस व्यक्ति को सामान्यतः हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य है, केवल उन सवालों को छोड़कर जिनके बारे में उसे लगता है कि इनका जवाब देने से वह खुद अपराधी बन सकता है या वह अपराधी साबित हो सकता है। आप सवाल का जवाब देंगे, देना पड़ेगा, लेकिन जिस सवाल के जवाब से आपको लगता है कि मैं फंस रहा हूं, आप कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और इसी बात पर एक महिला हुई जिसका नाम था नंदिनी सतपथी। इनका नाम पता नहीं आपने सुना या नहीं। उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी ये इमरजेंसी के समय। 1978 में केस हुआ इनका, और इन्होंने क्या किया, पुलिस ने सवाल पूछे 161 के तहत, हर सवाल पे चुप, कोई जवाब नहीं। इन्होंने कहा कि आपका हर सवाल ऐसा है कि मैं जवाब दूंगी तो मेरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा, मैं अपने खिलाफ गवाही दूंगी, और संविधान का अनुच्छेद 20(3) और आईपीसी सीआरपीसी 161(2) मुझे परमिशन देता है कि मैं ऐसे सवाल का जवाब ना दूं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कि अगर कोई अभियुक्त जवाब ही ना दे तो हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना इनकी बात को कि राइट टू साइलेंस हमारे पास है, और यदि पुलिस हम पर दबाव डाले तो हम चुप रहने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि हम चुप रहेंगे, क्योंकि 20 क्लॉज 3 और 161 क्लॉज 2 के तहत ये अधिकार बनता है। अब इससे अभियुक्त के अधिकार बढ़ते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस सब परेशान है, किसी को बुलाया कि हाँ भाई तुम वहां गए थे, वो चुप, नहीं गए थे चुप, तुमने किया चुप, नहीं किया चुप। अब पुलिस कह रही है कि अपना सर फोड़ें, क्या करें हम, हमें भी फैसला निकालना है, जजमेंट निकालना है, हम भी क्या करें। उसका अधिकार है कि वो ना बोले, क्योंकि संविधान और कानून ये कहता है। तो सवाल ये था कि क्या हम इस टेस्ट को कंपलसरी करें। अगर कंपलसरी करेंगे तो इन व्यक्तियों को अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि जैसे नार्को किसी का हुआ, वो तो होश हवास में है ही नहीं, बोल दिया, उसके खिलाफ गवाही हो गई। तो अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता जो संविधान मना करता है, सीआरपीसी मना करता है, क्या हम उसके लिए किसी को बाध्य कर सकते हैं। 1997 में एक व्यक्ति ने इसी पर एक पिटीशन लगाई कि भाई आप क्यों कंपलसरी करते हो, क्यों परेशान करते हो हमें। उसका नाम था इंदिरा पी चौधरी, और इसने बात कही ह्यूमन राइट कमीशन से, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 ईस्वी में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, हाई कोर्ट नहीं कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है, जिसकी बात को मानना जरूरी नहीं है, वो एक सुझाव के रूप में होती है, बात गाइडेंस के रूप में होती है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि भारत के संविधान और कानून के तहत हमारे दिशा निर्देश गाइडलाइंस ये हैं। नंबर 1, किसी भी अभियुक्त या गवाह को पॉलीग्राफ या इस तरह के टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसकी चॉइस का मामला है, वॉलंटरी होना चाहिए। फिर ये भी लिखा कि वॉलंटरी में भी ध्यान रखना है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैंने इस टेस्ट के लिए अपनी परमिशन दी है। इसलिए इस केस में क्या हो रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त कहेगा कि हाँ मैं परमिशन दे रहा हूं, तो टेस्ट होगा उसके बाद। तीसरी बात, जब उससे परमिशन लेंगे उससे पहले उसको बताएंगे कि इसमें लीगल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ताकि उसको सब बातें पता होनी चाहिए। चौथी बात जो बाद में समझेंगे, साथ में उसको ये भी बताया जाएगा कि इसमें आप जो भी चीजें निकलेंगी वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा आपका, वो कन्फेशन नहीं है, उसकी वैल्यू कन्फेशन की नहीं है। क्यों? कन्फेशन लेने का अधिकार केवल और केवल मजिस्ट्रेट को है, वो ना पुलिस को है, ना मनोवैज्ञानिक को है, ना डॉक्टर को है, ना किसी और को है। और कानून की व्यवस्था कहती है कि जब आप अपराधी से, अभियुक्त से बात करेंगे, वो होशो हवास में होना चाहिए। अगर वो होशो हवास में है ही नहीं तो उससे हम उस समय की उसकी गवाही को कैसे वैल्यू दें। तो या तो इन सब में अमेंडमेंट करके लिख दें कि इसको हम गवाही मानेंगे। जब तक नहीं लिखा तब तक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये निर्देश निकाला।
तो अभी तक की जो स्थिति है, इसके बाद अंतिम जो बात है वो ये कि 2010 में एक फैसला हुआ, जो मैंने आपसे कहा सेल्वी का मामला, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें साफ कह दिया कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बातों को मानेंगे, कंपल्शन नहीं कर सकते, चॉइस का मामला है। और कंपल्शन क्यों नहीं कर सकते, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो और 2-3 बातें कहनी। आर्टिकल 20 पार्ट 3 का विरोध तो है ही, उसने ये भी कहा कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देना चाह रहे, आप चुप रहना चाह रहे हैं, उसके भी खिलाफ है। और मेंटल प्राइवेसी के खिलाफ है। राइट टू प्राइवेसी जिसको हम बोलते हैं, वो आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू पर्सनल फ्रीडम में आता है। आप किसी के दिमाग के अंदर घुस के कुछ कुछ ऐसी बातें निकाल के ले आए जो कहीं मिसयूज भी हो सकती हैं, उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई। तो राइट टू मेंटल प्राइवेसी भी तो एक चीज है, वो भी तो उससे खत्म हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, वो भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21। उसने कहा राइट टू लाइफ का मतलब पशु वाली जिंदगी नहीं है, इंसान वाली जिंदगी है, डिग्निटी वाली। इसमें डिग्निटी खत्म होती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो आरोप लगाया था वो ये कि मुझसे परमिशन तो ले ली टेस्ट लेने की, उसके बाद जो मेरा हल किया टेस्ट के नाम पे, डिग्निटी उसमें नहीं थी एकदम। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिग्निफाइड लाइफ खत्म होता है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है, जिसमें एक व्याख्या है राइट टू प्राइवेसी, वो खत्म होता है। राइट टू नोट बी सेल्फ क्रिमिनेटेड जैसा जो वाक्य बनेगा वो खत्म होता है, इसलिए हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा, सरकार ने बहुत दबाव बनाया कि अगर इसकी परमिशन मिलेगी तो 3rd डिग्री खत्म हो जाएगा, जल्दी फैसले होंगे, राज्य का दबाव कम होगा, हम अपराधियों को जल्दी जेल तक पहुंचा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग रेफरेंस में कहा भाई अगर आपको इतना ही मन है तो संविधान और एक्ट में संशोधन कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये व्याख्या नहीं करेंगे, आप करेंगे तब का तब देखेंगे। फिलहाल अभी जो कानून है, जो संविधान है, उसके तहत अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो परमिशन नहीं देंगे इस चीज की, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हमें लग रहा है। दूसरी बात जो इसमें आती है वो ये कि अगर किसी ने टेस्ट करवा लिया, टेस्ट कई लोग करवा लेते हैं, कई बार तो ये भी होता है कि जैसे कोई व्यक्ति फंस गया जबकि वो गलत नहीं था, वो खुद बोलता है कि नार्को करवाइए, मेरा ब्रेन टेस्ट करवाइए, ब्रेन मैपिंग करवाइए, क्योंकि उसको पता है कि ये होगा तो मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगा। तो कई लोग वॉलंटरीली चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो जाए। तो अगर किसी का टेस्ट हो तो उसकी एडमिसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, एक सवाल ये उठता है। एडमिसिबिलिटी मतलब उसको स्वीकार किया जाएगा या नहीं, ये सवाल है। इसके लिए जो हमारा एक्ट है देश में, उसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट बताता है कि गवाही की वैल्यू क्या है, प्रूफ की वैल्यू क्या है, एविडेंस की वैल्यू क्या है। किसी एविडेंस मानेंगे, किसी केवल स्टेटमेंट मानेंगे, किसी केवल रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे। इसके एक प्रोविजन का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी व्याख्या की सेल्वी के मामले में। और वो व्याख्या क्या है? ये सेल्वी का मामला है 2010 का, 5 मई 2010 सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है इस मामले में। 3 जजेस की बेंच ने दिया था फैसला। एविडेंस एक्ट में एक है सेक्शन 25, एक है 26, एक है 27। सुप्रीम कोर्ट ने 27 के तहत इसकी व्याख्या की। बहुत ध्यान देने की बात है ये, इसको समझ लेंगे तो आपको भी कानून का आइडिया रहेगा। और कानून ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से देश के हर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। अपने अधिकार पता हो, अपनी जिम्मेदारियां पता हो, बिना बात के कोई दबाव ना बना सके। कानून की पढ़ाई करने के बाद कोई दबाव नहीं बना सकता आपके ऊपर। कोई बोलेगा कि ऐसे क्या बोलेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 27, फिर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, बोलेंगे अच्छा ठीक है अब जाइए जाइए जाइए, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या में 2 सेक्शंस की बात की, 45, 45A। इनमें से 2-2 मिनट की बात समझ लीजिए, इसके साथ ही ये बात पूरी हो जाएगी। सेक्शन 25 क्या कहता है कि अगर पुलिस के सामने किसी ने कन्फेशन किया है या कोई विटनेस दिया है, उसके बेस पर उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। एकदम साफ लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, ईश्वर ना करे कभी आप कहीं फंस जाएं और कोई पुलिस का व्यक्ति टॉर्चर करे। हालांकि पुलिस के लोग भी अब ध्यान रखते हैं इस बात का, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो टॉर्चर करे कि लिख कागज पे कि तूने खून किया है, लिख कागज पे। एकदम मत डरना, उस समय उससे बचने के लिए लिख देना बेशक। अब आपको लग रहा है कि नहीं लिखूंगा तो मार मार के लहूलुहान कर देगा मुझे, तो आप कहेंगे हाँ लिख देता हूँ। क्या क्या लिखना है बताओ, किस किस का मर्डर के नाम बताओ, सबकी लिस्ट बनाओ। हाँ मैंने ही मारा था, किसी का भी नाम लिख दीजिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने मारा था लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जो बनकर लिखवा लीजिए। बिल्कुल नहीं डरना है। हमेशा ध्यान रखना CRPC सेक्शन 161
और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25। रत्ती भर वैल्यू नहीं। पुलिस के सामने अगर कोई आपने ऐसा बयान दिया जिससे आप इनक्रिमिनेट हो रहे हैं, आप अपराधी बन रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। बाकी बयान की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं। फिर 26 में क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा बयान जो पुलिस कस्टडी में रहते हुए दिया गया हो, उसकी भी वैल्यू नहीं है इस मामले में। पुलिस कस्टडी है, पुलिस ने एक घर में बिठा दिया, पुलिस वाला बोला मैं तो बाहर जा रहा हूं, ध्यान रखियो, ठीक से बयान दे दियो, बयान किसी और ने लिया, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी के अंदर बयान की वैल्यू केवल तब होगी जब वो बयान मजिस्ट्रेट ने लिया हो, अन्यथा उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है यदि उससे व्यक्ति खुद अपराधी साबित हो रहा हो। अब सुप्रीम कोर्ट का सिंपल कहना है कि भाई पुलिस कस्टडी में ये नार्को भी हो रहा है, पुलिस कस्टडी में ब्रेन मैपिंग भी हो रहा है, तो 25-26 के तहत कैसे वैल्यू मानेंगे उसकी? हम नहीं मान सकते। फिर सवाल है कि पुलिस करवा क्यों रही है इतना सारा, इतना तामझाम, इतना टीवी मीडिया हो क्यों रहा है सब? इसकी वजह है सेक्शन 27। और सेक्शन 27 एक तरह से एक्सेप्शन है 25 और 26 का, यानी 25-26 की बातें अपनी जगह है, लेकिन ऐसा हुआ तो 27 लागू हो जाएगा। और 27 लागू होने का मतलब क्या है? वो कहता है कि मान लीजिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और किसी ने कुछ कहा जिससे वो अपराधी साबित हो रहा है, तो उस बात की वैल्यू तो एकदम नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ बात कही और पुलिस ने उसके बेस पे कुछ फैक्ट्स निकाले और आगे बढ़कर अपनी रिसर्च से कुछ ऐसे फैक्ट्स निकाल लिए जिनसे साबित होता है कि ये व्यक्ति अभियुक्त है, अपराधी है, तो उन फैक्ट्स की वैल्यू मानी जाएगी, उनको एडमिसिबल माना जाएगा, उनको प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सिंपल मतलब क्या समझ लीजिए, इस केस में जैसे आफ्ताब केस में मान लीजिए नार्को टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट में उसने कहा कि हाँ मैंने खून किया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके बेस पे अदालत स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन नार्को टेस्ट में मान लीजिए पुलिस ने पूछा कि चाकू कहाँ रखा, उसके मुंह से निकल के चाकू तालाब के अंदर डाला था, और सिर का जो हिस्सा वो कहाँ रखा, वो मैंने उस खेत में दबाया था। अब हाँ मैंने मारा था, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने सिर बता दिया कहाँ है, चाकू बताया कहाँ है, पुलिस ने टीम भेज के चाकू रिकवर कर लिया, और उस नाइफ पे उसके हाथ के निशान मिल गए, फिंगरप्रिंट्स मिल गए। अब नाइफ और फिंगरप्रिंट्स जो हैं, ये अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस बन सकता है। बात समझ पा रहे हैं? नार्को, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिससे साबित हो रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसकी अपने आप में वैल्यू नहीं मानी जाएगी। लेकिन उन टेस्ट के अंदर जो बातें मिली, उनके बेस पे कोई और तथ्य पुलिस ने ढूंढ लिया और उस तथ्य से साबित हो गया कि अपराधी है, तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। और ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी मामले में इस सेक्शन का उल्लेख किया है कि हम 27 के तहत इसकी व्याख्या करेंगे, 25-26 में नहीं करेंगे। बात स्पष्ट हुई? कुछ लोग मानते हैं कि सेक्शन 45 और 45A में भी इसकी एक छोटी सी व्याख्या हो सकती है। 45 क्या है? कोई केस चल रहा है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, मान लीजिए हैंड राइटिंग किसी की दिख गई है, अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएगा कि हैंड राइटिंग मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हो सकता है, जो जज नहीं जानता उस चीज़ को। तो सेक्शन 45 कहता है कि किसी केस के निपटारे के लिए यदि जज को किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो उस एक्सपर्ट से राय ली जा सकती है, और उस एक्सपर्ट की राय को क्या माना जाएगा? रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। वो एविडेंस नहीं है, लेकिन रेलिवेंट फैक्ट है। इसका मतलब जजमेंट करते हुए इसका भी एक ठीक ठाक वेटेज हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, एडिक्वेट नहीं होगा। और 45A में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स की बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डेटा के बारे में, डेटा किसी भी फॉर्म में हो, पेन ड्राइव में हो, मेल के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसके एक्सपर्ट की बात है। तो पूरी बात का सार क्या हुआ? पहली बात मैं पूछता हूँ आपसे, पहली बात, क्या पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग पुलिस अपनी मर्जी से किसी का करवा सकती है? नहीं करवा सकती। लेकिन यदि वो व्यक्ति कहे कि हाँ मैं करवाना चाहता हूँ, तो वो किसके सामने कहेगा कि हाँ मैं करवाना चाहता हूँ? मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा। तो होगा, पहले बताएंगे उसको कि ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा, केवल स्टेटमेंट मानी जाएगी।
यदि नार्को के तहत कोई कह दे कि हाँ मैंने खून किया है, इस बात की लीगल वैल्यू है या नहीं है? कोई लीगल वैल्यू नहीं। लेकिन यदि वो ये कह दे हाँ मैंने खून किया, चाकू वहाँ छुपाया था और मैंने बंदूक वहाँ छुपाई, तमंचा वहाँ छुपाया और पुलिस ने ढूंढ लिया, निशान ढूंढ लिए, फिंगरप्रिंट, उसकी वैल्यू है या नहीं? उसकी वैल्यू है, उसके बेस पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। और यदि हम पॉलीग्राफ के एक्सपर्ट को या नार्को के एक्सपर्ट को या ब्रेन मैपिंग के एक्सपर्ट की राय को यूज़ करना चाहें तो वो कन्फेशन होगा, एविडेंस होगा या रेलिवेंट फैक्ट होगा? रेलिवेंट फैक्ट होगा, यानी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो अपने आप में एडिक्वेट नहीं होगा। ये अभी की हमारी कानून व्यवस्था इस मामले में चल रही है। अब अंतिम बात यह है कि क्या होना चाहिए इस मामले में। यदि कोई आपसे पूछे कि भविष्य की कानून व्यवस्था हमारी कैसी हो, ये भी तो सवाल है ना, कि चेंज भी तो होता है, अमेंडमेंट्स भी होते हैं, क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, ऐसे मामलों में हमेशा ये काम करना चाहिए लॉ कमीशन को। लॉ कमीशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, कमीशन, एक आयोग होता है जो लॉ मिनिस्ट्री बनाती है। उसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका काम ये होता है देखना कि कौन कौन से कानून ऐसे हैं जिनको ठीक करना चाहिए, किनको हटा देना चाहिए, कौन से नए कानून बनाने चाहिए, और जो बनाने चाहिए इनको ड्राफ्ट पूरा बनाना, जनता से राय मशवरा करना और उसके बाद उसको पास करवाना संसद से। ये काम लॉ कमीशन काम रिकमेंडेशन देने तक का, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री करती है काम। तो लॉ कमीशन इन सारे पहलुओं पर विचार करे, और यदि बात यह है कि क्या कंपलसरी होना चाहिए या नहीं, तो सामान्य उत्तर तो मेरे ख्याल से हम सबका यही है कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, मामला केवल आम आदमी के अधिकार का नहीं है। हमें यह भी समझना है कि अगर एक खतरनाक व्यक्ति इन चीज़ों का फायदा उठा के बच जाए और समाज में है, तो कई और लोग भी तो खतरे में आ जाते हैं। उसका तो प्राइवेसी का राइट है, बाकियों का तो जीवन का अधिकार खत्म हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस 1970s के बीच का है, बड़ा मतलब बुरा केस कहना चाहिए, अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है। 7 साल की बच्ची का रेप हुआ और मर्डर हुआ, दूसरी क्लास की बच्ची थी, जिस पे आरोप लगा उसका नाम अमृत सिंह था। बच्ची खून से सनी हुई थी जब उसकी मौत हुई, लेकिन उसके हाथ में ना कुछ बाल थे, और ये माना गया कि जब उसका रेप हुआ तो उसने पकड़ लिया उस व्यक्ति को कस के, उसके बाल टूट के हाथ में आ गए। अब मामला ये था कि उस व्यक्ति का एक बाल का सैंपल लेकर डीएनए मैच कर ले, क्योंकि डीएनए मैचिंग तो शुरू हो गई थी। और उसने कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत मैं अपने बाल का नमूना देने को बाध्य नहीं हूं, और अदालत उससे बाल का नमूना ले नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया इस मामले में। अब ये भी तो गलत बात है ना, कि कानून का सहारा लेके बड़े बड़े अपराधी छूट जाएं, और उस बच्ची के अधिकार की बात कौन करेगा जो 7 साल की, जिसकी मौत हो गई? इसलिए केवल अधिकार उस व्यक्ति के नहीं है जो अभियुक्त है या जो अपराधी होने की संभावना रखता है, अधिकार तो बाकी व्यक्तियों के भी हैं। एक स्वस्थ समाज में रहना, जीवन को ठीक से एंजॉय कर पाना, वो भी तो अधिकार हम सबका है। इसलिए एक बैलेंस बीच में निकालना पड़ता है। सामान्यतः कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, सही बात है, लेकिन 2-3 मामले ऐसे हो सकते हैं। एक हो सकता है कि बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध हो सकते हैं, तो जो बहुत हीनस या बहुत सीरियस क्राइम्स हैं, जैसे रेप है, गैंग रेप है, मर्डर है, आतंकवाद का मामला है, टेररिज्म का मामला है, और उसमें भी ऐसे नहीं कि किसी पे शिकायत लगाई और कर दिया टेस्ट। सीरियस क्राइम के मामले में जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, पहले वो जज देखेगा। इसको बोलते हैं प्राइमा फेसी साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यदि वो प्राइमा फेसी साबित हो रहा है, तो जज के पास ये राइट होना चाहिए कि वो कुछ ऐसे केसेस में, पहली बात क्राइम सीरियस हो, और दूसरी बात इतना एविडेंस जज के सामने आ चुका है कि पहली नजर में दिख रहा है कि हाँ अपराध हुआ है और इस व्यक्ति ने अपराध किया है। ऐसे केस में मजिस्ट्रेट्स को, बेशक सेशन जज को दिए, सेशन जज का मतलब एक जिले का सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो, तो बेशक केवल सेशन जज को आप ये राइट दें कि ऐसे मामलों में वो आदेश दे सके कि हाँ इस व्यक्ति का टेस्ट होना चाहिए। और उस पर ब्रेन मैपिंग को हम सबसे ऊपर, क्योंकि ब्रेन मैपिंग में धोखा भी नहीं दे सकते और रिस्क भी नहीं है उस व्यक्ति को। भाई नार्को में समझ में आता है कि 1000 में या लाख में एक व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, पॉलीग्राफ में झूठ बोल सकता है, ब्रेन मैपिंग में तो वो सब हो नहीं सकता है। तो ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट के लिए अनिवार्यता करें। और दूसरी बात यह है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, मान लीजिए अभियुक्त नहीं, जिन पर अपराध साबित हो चुके हैं, 2-3 बार सजाएं काट चुके हैं, और वो भी सीरियस टाइप के क्राइम करते हैं,
तो एक ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है कि कौन कौन से क्राइम करने वाले व्यक्तियों को इस कैटेगरी में रखेंगे, और यदि ऐसा व्यक्ति किसी मामले में फिर से अभियुक्त बनता है तो उसका टेस्ट करवाने के लिए हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो लॉ कमीशन बताएगा, हम तो केवल एक मोटी मोटी बात कर सकते हैं, खाका बना सकते हैं। अब दूसरी बात है, क्या इसको एडमिसिबल मान लेना चाहिए कि किसी ने नार्को के नशे में बताया कि हाँ मैंने खून किया है। सरकार का विचार ये था उस मामले में कि सर इससे काम जल्दी निपटेगा, 3rd डिग्री भी नहीं करना पड़ेगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगी, एक्विटल मतलब छोड़ देना, वो रेट बढ़ेगी, फायदा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई हम तो ऐसा नहीं करेंगे, आपको करना तो संशोधन कर दीजिए। मेरे ख्याल से एडमिसिबिलिटी के मामले में अभी रुकना चाहिए, अभी जो स्थिति चल रही है वो ठीक है। अभी सेक्शन 27 कौन से एक्ट का सेक्शन है? इंडियन एविडेंस एक्ट का। अभी 27 के तहत चल रहा है तो उसको हम चला सकते हैं, लेकिन आज से कुछ साल बाद हो सकता है कि BEOS या ब्रेन मैपिंग जैसी तकनीकें बहुत आगे के स्तर पर चली जाएं। आजकल MRI यूज करना शुरू कर दिया है, फंक्शनल MRI एक टेस्ट होता है, और आज से 20, 25, 50 साल बाद हो सकता है कि ऐसे स्कैन ब्रेन के होने लगे कि कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, ना रिस्क हो जरा सा भी। कोई अभियुक्त है, लाए MRI करवाया, रिपोर्ट आ गई अपराधी है, ये काम किया है इसने, तो तब सोचेंगे। फिलहाल इस पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। और एक तीसरी बात ये भी है, आजकल अमेरिका में क्या हो रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट का इस्तेमाल पब्लिक लेवल पे भी होता है, केवल सरकार नहीं करती है। एम्प्लॉयमेंट है, नई नौकरी देनी है, सेना में नौकरी देनी है, इंटेलिजेंस की नौकरी है, पहले उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट उसका नाम है, KENT, उसने एक रिसर्च की और उसने एक राय दी कि अभियुक्तों पर प्रयोग हो ना हो, लेकिन जो अपराधी जेल में हैं या पैरोल पे हैं, उनका टाइमली टेस्ट अगर होता रहे पॉलीग्राफ, तो कम से कम हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके सुधरने की गति कितनी है, और क्या फिर से वो किसी ऐसी एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपराध होने से पहले ही रोक लें, और केवल उन व्यक्तियों पर करें जिनके साथ, मतलब जिनके बारे में जजेस ये कहें कि हाँ इनको चेक करना जरूरी है, ताकि समाज में एक शांति बनी रहे। हो सकता है आगे चल के हमें ये भी करना पड़े, लेकिन फिलहाल हमें ये मानना चाहिए कि कंपल्शन के मामले में कुछ गंभीर अपराधों में, और जो बार बार अपराध करते हैं उन व्यक्तियों के लिए कंपल्सरी करने का विचार कर सकते हैं। बाकी मामलों में जो भी की स्थिति है मेरे ख्याल से वो ठीक है। तो मेरी तरफ से बात पूरी हो गई। अब आपके मन में जो भी सवाल हो अगर बचे हैं तो पूछिए। सही सवाल पूछना, वरना पॉलीग्राफ करके चेक कर लेंगे सवाल सही है गलत है, या ब्रेन मैपिंग कर लेंगे। कोई सवाल नहीं आप लोगों का? शुरू में तो बड़े उत्साह में थे कि बहुत सारे सवाल पूछेंगे, थक गए या सवाल नहीं आए मन में? थक गए बहुत ज्यादा? हाँ पूछिए भाई। सर जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट कोई अपराधी नहीं कराना चाहता है तो वो अपराध माना जाएगा उस पर या नहीं माना? नहीं, अभी तो स्थिति ये है कि अगर कोई पॉलीग्राफ के लिए मना कर दे तो फिर हम टेस्ट नहीं करवा सकते। सिविल केस में फिर भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की छूट है केवल क्रिमिनल केसेस में है। सिविल केस में थोड़ा दबाव बना सकते हैं। जैसे आपने एक ND तिवारी का केस सुना होगा। ND तिवारी यूपी के CM थे। एक लड़का था रोहित शेखर, उसने क्लेम किया कि मैं इनका बेटा हूं। अब ये बाप बेटे का मामला सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं है। उसने कहा DNA टेस्ट करवाइए, मैं साबित हो जाऊंगा बेटा, मुझे संपत्ति में हिस्सा, पता नहीं संपत्ति मांगी, जो भी मांगा, नाम शायद मांगा। जज ने कहा कि आप हमें ब्लड सैंपल दे दीजिए, टेस्ट करवा लेते हैं, या हेयर सैंपल दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दूंगा। तो जज ने कहा कि अगर आप सैंपल नहीं देंगे तो हम प्रिजम्पशन ये बना लेंगे कि आरोप सही है। तो फिर हुआ कि अच्छा मैं सैंपल दूंगा। सैंपल लेने गए डॉक्टर तो बोले बीमार हूँ, नहीं दूंगा। अंत में जबरदस्ती सैंपल लिया, फिर साबित हुआ कि हाँ रोहित शेखर उनका पुत्र है। तो सिविल मामले में कंपल्सरी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्रिमिनल मामले में भी कंपल्सरी नहीं कर सकते। अगर किसी ने पॉलीग्राफ के लिए मना कर दिया तो टेस्ट नहीं होगा, फिर बाकी एविडेंस के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि वो साबित होगी अपराधी है, पॉलीग्राफ से नहीं। ठीक है, और बताएं। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, माइक हाथ में रख लीजिए। सर मेरा प्रश्न है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सागर कटारिया है सर। सागर? हाँ बताइए। सर मेरा प्रश्न है कि अगर कोई इंसान है कि जो बहुत ही झूठ बोलता है, बिल्कुल कैरेक्टर में आ चुका है, या फिर इस सारे टेस्ट होने से पहले वो टेक्नोलॉजी को समझ ले पहले थोड़ा सा, कि मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती हैं। कितना ही बड़ा झूठा हो,
है ना। देखो पॉलीग्राफ में तो वो धोखा दे देगा मशीन को, और पॉलीग्राफ तो लोग दे ही देते हैं। कितना भी झूठ बोलने वाला आदमी हो, नार्को से बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पॉलीग्राफ के बारे में भी ध्यान रखना है। अमेरिका में एक एजेंसी है एनआरसी, नेशनल रिसर्च काउंसिल, उसने 2003 में एक स्टडी की कि पॉलीग्राफ कितना वैलिड है, और एक दो स्टडीज और भी हैं। अगर मैं उनको मिला के बताऊं, 3 स्टडीज को, हम लोग जब दूसरों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सच और झूठ पहचानना चाहते हैं, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो 50% की है। यानी 50% मामले में हमको धोखा देना बहुत आसान काम है आम आदमी को। पुलिस वाले के मामले में ये 65% निकला कि पुलिस का आदमी 65% सच पहचान लेता है, 35% वहां भी धोखा खा जाता है। और पॉलीग्राफ की जो ऑथेंटिसिटी है वो 80 से 85% की थी। तो पॉलीग्राफ को भी धोखा देना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, जो बहुत घाघ लोग हैं दे सकते हैं। लेकिन नार्को को मैं कैसे धोखा देंगे आप बताइए, जब मैं होश और हवास में ही नहीं हूं। ऐसे सुना आपने, कई लोग सोते हुए बड़बड़ाते हैं, अब कोई गहरी नींद में बड़बड़ा रहा है, उससे मैं कैसे धोखा देगा वो, होश और हवास में ही नहीं है। और ब्रेन मैपिंग में तो उसको झूठ बोलना ही नहीं है, उसके सामने एक फोटो है, वो कुछ बेचारा सोच ही नहीं पा रहा, अंदर तरंग बन गई, वेव बनी, वो नोट हो गई। इसलिए कोई कितना भी समझदार क्रिमिनल हो, ब्रेन मैपिंग में और नार्को में उसका बचना मुश्किल काम है। अच्छा, मुझसे पिछले वीडियो पर कई कमेंट्स आए, मेरी टीम ने बताया कि सर हमें ऑडियंस में आना है तो कैसे आ सकते हैं। तो 2 बातें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। एक तो ऑडियंस, अभी हम अपने जो समूह के लोग हैं वही बैठ रहे हैं, आगे चल के कोई रास्ता निकालेंगे कि कोई भी व्यक्ति आ सके। दूसरा, उसके सारे कमेंट्स ना मैं पढ़ता हूँ चैनल के, ना मैं जवाब देता हूँ। कुछ लोगों ने जवाब दिया तो सबको लगा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। एक टीम हमारी है, तो मतलब ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, सबके जवाब दूंगा, मुझे मौका नहीं मिलते। टीम काम करती है, मेरी भूमिका उसमें नहीं के बराबर है। जी नमस्कार सर, मैं हनप्रीत हूँ। सो बेसिकली सर, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे नार्को टेस्ट में आपने ये बताया कि अगर मैंने बोला कि मैंने कोई अपराध किया तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है जज के सामने, बट और आपने दूसरा पॉइंट ये बताया कि जैसे अगर हम घुमा के उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाकू वहाँ पे है या जो भी आपने एग्जांपल दिया, अगर एक ऐसी सिचुएशन हुई कि पुलिस ही अगर उसमें मिली हुई है और नार्को में हमें तो होश है नहीं, तो अगर हमारे फिंगरप्रिंट लेके या कोई भी वेपन लेकर अगर खुद पुलिस ने उस वेपन को वहाँ पे दफनाया हो, तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन रहेगी अगर अगर पुलिस आगे जो है कोर्ट के ऊपर जाती है तो? मतलब भारतीय कानून व्यवस्था में ना, अपराधी साबित करना बहुत मुश्किल काम है, बेकसूर साबित होना बहुत आसान काम होता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट मैचिंग वगैरह, इन सब के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में पूरे प्रोसीजर्स दे रखे हैं। उन प्रोसीजर के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। और उसमें एक एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सब चीज़ें होंगी, और उस पर जो वकील होता है उस पक्ष का, जो अपराधी के पक्ष में है, उसको पूरा अधिकार है कि वो पूरी जांच की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर सकता है। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि नार्को में उसने कुछ कहा, उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने तेलगी का एग्जाम्पल दिया, तेलगी ने नार्को टेस्ट के तहत 2 नेताओं के नाम बोल दिए। बाद में जब कोर्ट में हुआ, मतलब सेक्शन 164 के तहत जब उसकी गवाही हुई, तब उसने नाम नहीं बोले। उससे पूछा भी गया क्या किसी व्यक्ति का नाम कोई शामिल है, उसने कहा नहीं, कोई शामिल नहीं है। तो क्या माना गया कि कोई शामिल नहीं है, जबकि उसने नार्को में नाम बोल दिए थे। तो फिलहाल ये है कि भारत में किसी बेकसूर को अपराधी साबित करना आसान काम नहीं है। ऐसा होता होगा कुछ केसेस में, लेकिन आसान काम नहीं है। और मतलब उस वकील के पास अधिकार है ही ना सवाल खड़े करने के लिए, करते ही हैं। सर, मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई अपराध हुआ है और वहाँ पे कोई आई विटनेस है, तो क्या दूसरा पक्ष उस चीज़ में ये बोल सकते हैं कि हम इनका पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट कराने की हम अपील कर सकते हैं उसमें? अपील तो कर सकते हैं, और ये जो विटनेसेस हैं उनके मामले में भी हो सकता है कि पॉलीग्राफ की बात करें, लेकिन वही बात है कि उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर वो विटनेस कंसेंट ना दे तो फिर नहीं हो पाएगा, किसी का भी नहीं होगा, ना अभियुक्त का ना ही किसी विटनेस का। ठीक है, और सेक्शन 164 जो है ना, या 161 है, ये अभियुक्त के लिए भी है, विटनेसेस के लिए भी है। तो ठीक वही प्रोसेस पॉलीग्राफ पे भी लागू हो जाएगा, विटनेस भी और अभियुक्त भी, दोनों के लिए। ठीक, समाप्त करें अब फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बोर नहीं हुए होंगे। तो जल्दी ही फिर कभी मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।